Now we will discuss about the bronchial asthma. Bronchial asthma, this is a disorder of the respiratory system. Now, what is the bronchial asthma? Bronchial asthma, this is the chronic inflammatory disease of the airway, and because of that, airway become hyper responsiveness, mucosal edema and mucus production. तो once again class, ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? ब्रोंकियल अस्थमा एक होता है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होता है एयरवे का, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयरवे के अंदर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है, म्यूकोजल एडिमा होती है और म्यूकस प्रोडक्शन होता है. देन एयरवे नैरो होने की वजह से व्हाट प्रॉब्लम्स विल अकर? देयर विल बी द अस्थमा सिम्टम्स लाइक कफ होगा पेशेंट को, चेस्ट टाइटनेस होगी, विजिंग होगा और डिस्निया होगा. तो इसमें मेनली जो सिम्टम्स होते हैं, हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? कफ होगा, चेस्ट टाइटनेस होगी, विजिंग होगा और डिस्निया होगा पेशेंट को. नाउ नेक्स्ट, अब नाउ डेफिनेशन ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा. ब्रोंकियल अस्थमा, दिस इज द क्रोनिक inflammatory disease of the airway and it is characterized by the airway obstruction, bronchial hyperactivity and mucus production. तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? ब्रोंकियल अस्थमा, दिस इज़ द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवे. मीन्स कि जो एयरवे होता है उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी होती है और म्यूकस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 इमेज है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो दिस इज़ द नॉर्मल, ये क्या है? दिस इज़ द ल्यूमन, ये क्या है? एयरवे का ल्यूमन है, दिस इज़ द नॉर्मल एयरवे. इसमें क्या है कि पेशेंट को कोई म्यूकस का प्रोडक्शंस नहीं है, ना कोई हाइपर एक्टिविटी है, ना कोई इन्फ्लामेशन है. दिस इज़ द एस्थमेटिक एयरवे है. ओके, तो जो ये वॉल है, ये जो वॉल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वॉल क्या है? बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो गया और थिक हो गया. अब क्या है? अस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक. ड्यूरिंग अटैक मीन्स क्या होता है कि पेशेंट को इनकेस किसी चीज़ से एलर्जी है, लाइक पोलन से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है या फिर फ्यूम से एलर्जी है, तो उस कंडीशंस में जो एयरवे होता है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल नैरो हो जाता है. ब्रोंकियल अस्थमा जब अस्थमेटिक अटैक आता है, और उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है कि डिस्निया होता है, टाइट जो चेस्ट होता है टाइटनेस होने लगती है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ होने लगता है और बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है. अब क्या क्या रिस्क फैक्टर है अस्थमा के लिए? फर्स्ट वन है फैमिली हिस्ट्री. अगर फैमिली में ब्रोंकियल अस्थमा या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है किसी पर्सन को, लाइक पेरेंट्स को है, तो देयर में भी चांसेस कि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसमें भी क्या हो सकता है? ब्रोंकियल अस्थमा होने के चांसेस है. सेकेंड थिंग्स है पेशेंट को एलर्जी है. ओके, एलर्जी मीन्स क्या होता है? ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था. एलर्जी क्या होता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो अगर पर्सन को एलर्जी है और उस एलर्जेंट से अगर पेशेंट एक्सपोज होता है, तो उस कंडीशंस में उसका जो एस्थमेटिक अटैक होता है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. देन क्रोनिक एक्सपोजर टू एयरवे इरिटेंट्स और एलर्जेंस. जब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोमिंस फ्रिक्वेंटली उस एक्सपोजर में वो जाता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि ब्रोंकियल अस्थमा और ज़्यादा सीवियर हो जाता है. अब क्या क्या ट्रिगर्स है जिसकी वजह से ब्रोंकियल अस्थमा और ज़्यादा इंक्रीज होता है? फर्स्ट वन है एलर्जेंस है, सेकेंड वन है एक्सरसाइज है, जिसको हम बोलते हैं EIA, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा. मीन्स कि पेशेंट जैसे एक्सरसाइज करता है, तो एक्सरसाइज करने के बाद पेशेंट का जो अस्थमा होता है वो और ज़्यादा क्या होता है? सीवियर होने लगता है. थर्ड वन है पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उसमें भी क्या होगा कि पेशेंट को अस्थमा होने के चांसेस होता है. मीन्स का अस्थमा है ऑलरेडी, बट उसको क्या होता है? अस्थमा का जो अटैक होता है और क्या होता है? सीवियर होना शुरू हो जाता है. दैन पेशेंट को अगर कोई नोज़ या साइनस प्रॉब्लम है, या ड्रग्स ले रहा पेशेंट, या फूड एडिटिव्स है, या पेशेंट को GERD मीन्स होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल डिसऑर्डर या रिफ्लैक्स डिसऑर्डर. एंड नेक्स्ट वन है इमोशनल स्ट्रेस. पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस है, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, या फिर घर में किसी फैमिली मेम्बर को अगर उसने खो दिया, लाइक डेथ हो गई या फिर कुछ और अनहैपनिंग हो गया, तो उस कंडीशंस में अस्थमा के और ज़्यादा जो होते हैं और ज़्यादा अटैक इंक्रीज हो जाते हैं. अब क्या है पैथोफिजियोलॉजी? ऑलरेडी मैंने बताया था, कोई भी ट्रिगर फैक्टर से जैसे पेशेंट एक्सपोज होता है, तो पेशेंट का जो एयरवे होता है उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है. एयरवे इन्फ्लामेशन होगा तो 3 चीज़ें हमें मिलेंगी. फर्स्ट वन, म्यूकस का सिक्रीशंस क्या होगा? इंक्रीज होगा.
और इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, दूसरा होगा एयरवे मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है, एंड थर्ड वन जो ब्रोंकियल मेम्ब्रेन्स होता है उसमें क्या होता है, स्वेलिंग होने लगती है। और ये तीनों चीज़ें क्या करती है, ये कॉज करती है नैरो ब्रीदिंग पैसेज, मीन्स कि जो एयरवे होता है और उसको क्या करता है, नैरो कर देता है। अब नैरो हो गया तो अब क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, पेशेंट को हमें कफ मिलेगा, ओके, विजिंग मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगा और टाइटनेस इन चेस्ट मिलेगा। तो वन सेकेंड क्लास पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में पेशेंट जैसे ही कोई भी ट्रिगर फैक्टर लाइक एलर्जेंस है या फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहा है, कोई भी ऐसा जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर से जैसे एक्सपोज होता है, तो एक्सपोज होने के बाद एयरवे में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। और एयर में इन्फ्लामेशन होगा तो तीन चीज़ें हमें मिलेंगी, हाइपर सिक्रीशंस ऑफ द म्यूकस, एयरवे मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और जो ब्रोंकियल मेम्ब्रेन होगा वहाँ पे स्वेलिंग होगी, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रीदिंग पैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, और नैरो होने की वजह से पेशेंट के अंदर हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेंगे, विजिंग होगा, कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा और चेस्ट में टाइटनेस मिलेगी। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है, ओके, फर्स्ट वन है कफ होगा, पेशेंट को सबसे मोस्ट जो सिम्टम्स होगा कफ होगा, पेशेंट को डिस्निया होगा, एंड थर्ड वन क्या होगा, विजिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे तीन सिम्टम्स हमें मेनली दिखाई देंगे, कफ होगा स्पेशली नाइट में बहुत ज़्यादा आएगा, पेशेंट को डिस्निया होगा और विजिंग होगा। अब हमें डायग्नोस्टिक और असेसमेंट क्या करना है, सबसे पहले हमें हिस्ट्री कलेक्ट करना है, कंप्लीट फैमिली, इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री कलेक्ट करना है पेशेंट का, ताकि उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के हम डायग्नोसिस को बना सकते हैं। सेकेंड थिंग्स, अब क्या है कि ऑक्यूपेशन में हम क्या चीज़ें पूछेंगे, अगर जहाँ पे जॉब कर रहा है वहाँ पे कोई केमिकल्स या कोई कंपाउंड्स तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को एलर्जी हो। स्पूटम कल्चर देखेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कौन सा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जिसकी वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। आर्टेरियल ब्लड गैस करेंगे, चेक करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री चेक करेंगे फाइंड आउट करने के लिए पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। देन थर्ड वन में हम पीक फ्लो मॉनिटरिंग करेंगे जिसमें हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो टेस्ट देखते हैं, और दूसरा इंसेंटिव स्पायरोमेट्री देखते हैं। इसमें ये देखते हैं कि पेशेंट जो स्पायरोमेट्री होता है उसको प्रॉपरली, मीन्स कि उसके अंदर जो तीनों बॉल्ब्स होता है उस तीनों बॉल्ब्स में कितने बॉल्ब्स को क्या कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है। अब क्या है पीक फ्लो मॉनिटरिंग क्या है, पीक फ्लो मॉनिटरिंग क्या है, दिस इज़ अ पोर्टेबल मशीन होता है जो कि ईजी होता है यूज़ करने में, और इससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट एयर को कितना ज़्यादा एक्सपेल कर रहा है, ठीक है, मीन्स कि पेशेंट का जो एक्सपायरेटरी रेट होता है उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट के अंदर कितनी ज़्यादा उसकी रेट है। ओके, तो दिस इज़ द मशीन, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, PEF चेक करते हैं। अब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट कर लिया है। हिस्ट्री कलेक्शन में हमने ऑलरेडी पेशेंट से पूछ लिया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिस फैक्टर्स में उस ट्रिगर्स में जैसे या फिर उस एलर्जेंट्स में जैसे पेशेंट एक्सपोज होता है तो उसका अस्थमेटिक अटैक क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस चीज़ के बारे में हम पूछेंगे। देन उसके बाद से पेशेंट को हम हेल्थ टॉक देंगे कि उस एक्सपोजर में या फिर उस एलर्जेंट से अपने आप को क्या करना है, अवॉइड करना है। देन उसके बाद से सेकेंड थिंग्स जो भी कॉजेज़ है लाइक डस्ट है, माइट्स है, रोएच है, सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स है, मीन्स कि जिस भी टाइप से पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, जो भी चीज़ें होते हैं उससे अब पेशेंट को क्या करेंगे, अवॉइड करना है जितना हो सकता है, ताकि हम जो अस्थमेटिक अटैक होता है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है ब्रोंकियल अस्थमा का, फर्स्ट वन स्टेटस अस्थमेटिकस है, मीन्स कि पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसका अस्थमा क्या होता है, प्रॉपरली क्योर नहीं होता है। सेकेंड थिंग्स रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस है, थर्ड वन निमोनिया होने के चांसेस है, एंड फोर्थ वन एटलैक्टेसिस होने के चांसेस है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में यहाँ पे 2 टाइप्स के हम क्या करते हैं, मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग एक्टिव मेडिकेशन एंड क्विक रिलीफ मेडिकेशन। ओके, लॉन्ग एक्टिव मेडिकेशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो अस्थमा होती है उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करना है। और क्विक रिलीफ मेडिकेशंस में जैसे पेशेंट को अटैक आया इमीडिएटली हमें क्या करना है, इंटरवेंशन देना है, ताकि पेशेंट को क्या होगा कि जो अस्थमेटिक अटैक होता है उसके हम क्या करेंगे, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब लॉन्ग एक्टिंग कंट्रोल मेजर्स में मेनली हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करते हैं। ओके,
सेकेंड थिंग से क्विक रिलीफ मेडिकेशन में शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है, जो इससे हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो भी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है या फिर जो भी पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक हो रहा है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम रिलीफ कर सकते हैं। अब क्या है कि इसमें मेनली कौन सा ड्रग्स होता है, एंटीकोलर्जिक्स ड्रग्स होता है, जो कि हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। COPD वाले पेशेंट में ये सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, अभी तक आई थिंक आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाए। प्लीज़ गो थ्रू प्रीवियस टॉपिक्स, ओके, जो भी मैंने अभी पढ़ाया है और कल जो पढ़ाया था प्लीज़ गो थ्रू, बिकॉज बोथ टॉपिक्स क्या थोड़ा बहुत इंटरलिंक है। अगर इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी डियर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो नर्स होती है असिस करना है पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस कैसा है, सीवियरिटी कैसा है, ब्रीथ साउंड कैसा है, पीक फ्लो कितना है, पल्स ऑक्सीमेट्री एंड वाइटल साइन चेक करना है। देन साथ में हमें हिस्ट्री भी लेना है कि पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है, ओके। कोई भी मेडिकेशन देने से पहले, स्पेशली मेडिकेशन देने से पहले पेशेंट से हमें क्या करना, पूछना है कि आपको प्रीवियसली या फिर पास्ट में कोई मेडिसिन से लगा था जिसकी वजह से एलर्जी हुआ हो। तो अगर पेशेंट बताता है तो अगर सेम उसी मेडिसिन से पेशेंट को एलर्जी हुआ हो तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है या फिर फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। सेकेंड थिंग्स, वी हैव टू ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। और जब भी पेशेंट को हमें देते हैं मेडिकेशन तो हमें देखना है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है मेडिसिन देने के बाद। देन पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड है तो हमें क्या करना है, IV फ्लूइड थेरेपी देना है, एंटीबायोटिक एजेंट्स भी देना है अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो, ओके। अगर पेशेंट को इंटूबेशन की रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या करना है, असिस्ट करना है इंटूबेशन प्रोसीजर में, ओके। और इंटूबेट होने के बाद पेशेंट को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को भी हमें प्रॉपरली इन्फॉर्म करना है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना है। देन पेशेंट को हमें क्या करना है, टीचिंग प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग अस्थमा, ओके गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोंकियल अस्थमा।